क्या पैटर्न है परसेंटेज का? बेस्ड ऑन टू फैक्टर। बेस्ड ऑन टू फैक्टर। अब देखो मैंने यहाँ पर टू लिखा, बट टू से ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 and 3 भी मैं कह सकता था। तो ये दोनों क्वेश्चन लेवल के एग्जाम्पल आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं बेस्ड ऑन द टू फैक्टर। टू फैक्टर का मतलब कैसा है, जैसे छोटे छोटे अलग अलग क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। जैसे मान लो कि एक चीज मैंने कहा रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू या इसे हम लोग कहते हैं टैक्स। टैक्स के बारे में भी समझता है, ठीक है, रेवेन्यू या टैक्स। आप लोग जानते हो टैक्स यानी आप सिंपल ऐसे मान लो इनकम टैक्स। टैक्स के बारे में कैसे, इनकम टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तब जाके गवर्नमेंट पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास में, और गवर्नमेंट फिर उसी में से लोगों का अलग अलग फैसिलिटी बना के चलाती है। ये गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नमेंट को टैक्स किसके पास से आएगा? पर्सन के पास से आएगा, लोगों के पास से आएगा। ठीक है, लोगों की जो सैलरी आएगी उसमें से गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अब गवर्नमेंट टैक्स लेते समय अगर मान लो टैक्स के रेट बढ़ा दिए, टैक्स के रेट बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ पर्सन जो है, जो पेड करने वाले पर्सन है, वो ज्यादा भी पेड कर सकते हैं और कम भी पेड कर सकते हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आ रहा है? तो गवर्नमेंट के पास दो चीजों के ऊपर पैसा आ रहा है, यानी गवर्नमेंट कितनी टैक्स लगा रही है और नंबर ऑफ पर्सन कितने पैसे पे कर रहे हैं। ये हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू। इसको हम लोग कहेंगे दो पैरामीटर। आप देखो, जब भी आपको गवर्नमेंट के पास पैसा आना है तो वो कहेगा मैंने टैक्स कितना लगाया और कितने लोगों ने उसको पैसा दिया। ये क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ कि नहीं? गवर्नमेंट के पास पैसा उस नहीं आएगा। जैसे मान लो आज के डेट में 1 करोड़ से ऊपर अगर कोई पर्सन कमाता है, 1 करोड़ तक, 30% टैक्स लिखता है उसमें। कौन बनेगा करोड़पति, देखा आपने? देखते हैं कि नहीं? कभी ना कभी तो देखा है। उसमें सबसे बड़ा प्राइस कौन सा है? अभी कितना है? 7 करोड़। पहले 1 करोड़ था, तो लोग 1 करोड़ के लिए बहुत झगड़ते थे। 1 करोड़ बहुत बड़ी ऐड आती थी कि 1 करोड़ मिल जाए तो करोड़पति। यार हाथ में 1 करोड़ आएंगे? लगता है आपको कि जो पर्सन विनर बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति में? खुद मान लो कि आप ही चले गए, 1 करोड़ का जीत के आए हैं, तो आपको 1 करोड़ देगा गवर्नमेंट? कितना देना चाहिए? 70,000 ही देगा। वो क्या कहेगा, 30% तो हमारे हैं पैसे, ठीक है, आपने गवर्नमेंट को देना ही है, 30% आपसे क्या ले लिया उन्होंने, टैक्स। और ऐसे कितने लोग हैं कि जो वो पैसे दे रहे थे गवर्नमेंट को, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट के पास क्या बनेगा, रेवेन्यू। तो ये बन गया टू फैक्टर, ये टैक्स लगा, ये नंबर लगा, आ गया कि नहीं? फिर मैं कहूंगा सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल। अब सिनेमा हॉल की कंडीशन क्या है यार, आज के डेट में सिनेमा हॉल की कंडीशन क्या है? जैसे आप जानते हो मूवी लगती है थिएटर में, लगी कि नहीं? अब थिएटर में जब मूवी लगेगी तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन की सीट फिक्स है या वैरी करेंगे? फिक्स रखेंगे। अब आजकल देखो आप मूवी के नहीं क्या, एक ही मूवी जगह पर, जहां पर आप मल्टीप्लेक्स में जाते हो, बहुत सारी स्क्रीन होती है, छोटी भी होगी बड़ी भी होगी। तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? नंबर ऑफ सीट, कितनी सीट है, नंबर ऑफ सीट, और इनटू क्या करेंगे, इनटू किसके ऊपर डिपेंड है? उनके प्राइस के ऊपर या टिकट के ऊपर। मैंने लिख दिया यहाँ पर प्राइस के ऊपर। उसकी प्राइस क्या है? जैसे मान लो संडे का दिन है, मूवी थिएटर वालों को पता है संडे कौन आएगा, बैचलर थोड़ी आएंगे ज्यादा, कौन आने वाला है? फैमिली लोग आने। उसमें भी कौन से लोग आएंगे? शाम में ज्यादातर फैमिली ज्यादा आएगी। तो वो क्या करेगा, फैमिली ज्यादा आएगी तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा, डबल करेगा, करेगा कि नहीं? तो जब ये इंक्रीज करेंगे, कस्टमर तो उतने ही आने वाले, सीट तो फिक्स है, तो पैसा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? सीट तो बढ़ा नहीं सकते आप, सीट कभी कभार बढ़ा दो नहीं तो कम करो, सीट कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर मेरा ये हॉल है, अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे दूसरी जगह पर ही जाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मली तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। थिएटर वाले देखिए, आप संडे के दिन मूवी देखने चले जाओ, मॉर्निंग का शो देखिए, 100 रुपए में मिल जाएगा अच्छे से अच्छे थिएटर का। इवनिंग में जाइए, 400-500 वसूल करेगा वो, ठीक है, क्योंकि उसको पता है मॉर्निंग में आने वाला कौन सा क्राउड है, बैचलर है, वो तो कभी भी आएगा, इवनिंग में नहीं आ सकता। तो ये दो पैरामीटर डिपेंड होता है, इज अ टू पैरामीटर। उसी प्रकार से जो एरिया आता है, एरिया करके यार, एरिया जो आता है इज आल्सो बेस्ड ऑन द टू पैरामीटर। एरिया जो भी आएगा वो सभी के सभी टू फैक्टर के ऊपर डिपेंड होंगे, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड होंगे। मैं जितना भी एग्जांपल लेने वाला हूं, आपको समझना क्या इस टॉपिक में, लैंग्वेज जरूर बदलेगी। कभी मूवी के बारे में कहेगा, कभी इनकम टैक्स के बारे में कहेगा, कभी एरिया कहेगा, कुछ भी कहने दो, बस एक चीज ध्यान में रखना, सभी के लिए यूनिक एक ही मेथड होगी जो परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं।
लैंग्वेज बदलने दीजिएगा। हम लोग सॉल्व करते समय उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि यार ये जो पैसा आ रहा है इसके पास में, इसके डिपेंडेंट फैक्टर कितने हैं, इसके पास पैसा किस प्रकार से आ रहा है। तो अगर मान लो 2 फैक्टर है तो वो हर एग्जाम्पल आज के सेशन में आप बना सकते हो अलग अलग प्रकार से। भले ही कभी कभार वो रेक्टेंगल का एग्जाम्पल बताएगा, स्क्वायर का एग्जाम्पल बताएगा, रेवेन्यू का एग्जाम्पल बताएगा, पैसे की अर्निंग बताएगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है। व्हाट इज द मेथड? इज अ परसेंटेज एंड बेस मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये समझ में आपको बेस्ड ऑन द 2 फैक्टर ये क्लियर नजर आ रहा है कि ऐसे चीजें आने वाली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इसके पहले भी शायद हमारा हुआ भी होगा क्लास में। ये एग्जांपल मैंने लिखा के दिया होगा। रेक्टेंगल पता है आपको? बताओ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अब परसेंटेज में रेक्टेंगल पढ़ाना आपको होगी सर ज्योमेट्री में जा रहा है। ज्योमेट्री में नहीं जा रहा हूं, क्वेश्चन परसेंटेज में रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा। क्या होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऐसे आता है कि नहीं? तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब रेक्टेंगल में ये होगा हमारा लेंथ और ये होगा हमारा ब्रेड्थ, ये लाइन बी। तो आप जानते हो इसकी लेंथ और ये लेंथ सेम ही होती है, ये साइड और ये साइड सेम होती है, पता है कि नहीं? तो अब मान लो कि इसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि लेंथ की वैल्यू इंक्रीज है, लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो गई और ये इंक्रीज कर रहा है बाय 30% से, 30% से लेंथ की वैल्यू बढ़ गई है। जब भी लेंथ की वैल्यू परसेंटेज में बढ़ी, जो भी परसेंटेज दे दिया तो समझ लेना ये सभी टॉपिक परसेंटेज में नजर आएंगे। ज्योमेट्री में भी आएंगे बट ज्योमेट्री में नंबर के साथ आएंगे। लेंथ की वैल्यू 30% से बढ़ गई, ब्रेड्थ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ की वैल्यू इंक्रीज होगी मान लो 20% से। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया, लेंथ 30% से बढ़ा, ब्रेड्थ कितने से बढ़ गया? 20% से। व्हाट परसेंट चेंज इन एरिया, एरिया कितने परसेंट से चेंज होगा? अब देखो ये क्वेश्चन जब आप देखोगे बुक में अलग अलग प्रकार से इसको प्रेजेंट कर सकता है। पहला मेथड क्या होगा, अगर मैं ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा दूं ज्योमेट्री के हिसाब से, तो एरिया का मतलब ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में एरिया का मतलब होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू क्या? ब्रेड्थ। ये कभी सुना होगा आपने, एल इंटू बी होता है कि नहीं? अब यल की वैल्यू कुछ पता है क्या? नहीं। बी की वैल्यू कुछ पता है क्या? कुछ भी नहीं पता। लेकिन इनिशियली अगर देखा जाए यल भी पूरा होगा और बी भी क्या होगा? पूरा होगा। पूरा यानी परसेंटेज में कितना? 100। अगर हर पर्सन पूरा होता है 100 होता है, तो मैं कहना चाहता हूं इनिशियली एरिया कितना होगा? तो ये 100 होगा और ये भी कितना होगा? 100 होगा। तो बताओ 100 इंटू 100 कितना? 100 इंटू 100 कितना? 200। मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे? कितना होना चाहिए? 10,000। 100 इंटू 100 कितना होगा? 10,000। यानी जो स्टार्टिंग का एरिया था वो कितना था? 10,000। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग का एरिया 10,000। अब बात ये हो गई कि अब तो एरिया बढ़ गया था सर। अब एरिया बढ़ने के बाद अब जो न्यू एरिया की बात करेंगे, न्यू एरिया यार, हाँ न्यू एरिया। अब न्यू एरिया क्या होगा? आप जानते हो लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ कितनी सी बढ़ी? 30%। पहले कितनी थी? 100। अब 30 से बढ़ेगी तो क्या लिखेंगे उसको? 130। ब्रेड कितने से बढ़ी है? 20 से। पहले 100 थी अब कितनी होगी? 120। तो इसे लिखेंगे 120। अब मल्टीप्लाई करते समय आपने देखा कि ये जीरो क्या हो जाएगा? से कांस्टेंट, मतलब लास्ट में जीरो जीरो लगा देंगे। 12 इंटू 3 कितना है? 36। 36 ही क्या देंगे? 6। कैरी कितना होगा? 3। अब 12 इंटू 1 कितना? 12। 12 प्लस 3 कितना? 15। तो आज का जो एरिया है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, यहां तक एरिया आ गया। अब देखो कितने परसेंट से चेंज हुआ। स्टार्टिंग में एरिया कितना था? 10,000। अभी का एरिया कितना है? 15,600। तो एरिया बढ़ा कि नहीं? बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 5,600 से बढ़ गया। 5,600 से बढ़ गया। किसके ऊपर बढ़ा? 10,000 के ऊपर। इनिशियल तो कंपैरिजन इसी के ऊपर करना पड़ेगा ना, अगर आप बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो इसी के ऊपर कंपेयर करना पड़ेगा। तो आएगा डिवाइडेड बाय कितना? 10,000। और ये जो भी नंबर होगा आपको जब भी परसेंटेज की बात हो, ऊपर नंबर आ गया नीचे नंबर आ गया, परसेंटेज निकालते समय उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। बिकॉज इज द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पैटर्न। इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा परसेंटेज हमारा आ जाएगा। तो अब बताओ परसेंटेज निकालते समय अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ के 2 जीरो इसके 2 जीरो कैंसर, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसर, देन व्हाट इज द राइट आंसर यार? 56। तो ये कहेगा 56% से एरिया आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही का एज इट इज एग्जांपल आपको रेफरेंस बुक में नजर जरूर आने वाला है, क्योंकि ये पूरी मेथड होगी। तो ये मेथड समझाने के लिए ठीक है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला था, ये बच्चों को पता भी होता है, फिर उसमें परसेंटेज लगा दिया बनाया, ऐसे एग्जाम के लिए फायदेमंद नहीं। क्यों नहीं है? 1 मिनट में बनेगा क्या? पॉसिबल है बनाना? नहीं बन सकता है 1 मिनट में।
दैट टाइम ये कभी भी सॉल्व एग्जाम में नहीं करना है। अभी के लिए नोट डाउन कीजिएगा। सेकंड मेथड शेयर करता हूँ। ये तो मेथड होगी पहली बुक वाली मेथड। सेकंड मेथड होती है कि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला पसंद होता है कि सर फॉर्मूला वाली मेथड कुछ है क्या जिससे जल्दी बना पाए। तो हाँ, एक फॉर्मूला वाली मेथड भी है। बेस्ट ऑन द फॉर्मूला हम लोग कहेंगे कि इसी प्रकार से अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो उसे कैसे सॉल्व कर पाए, कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के बना सकते कि नहीं। तो देखिए यार, फॉर्मूला वाली मेथड क्या कहती है कि आपने देखा इस एग्जाम्पल में पहली वाली साइड भी इंक्रीज है, सेकंड साइड भी इंक्रीज दी है। हाँ, तो फॉर्मूला देखो कैसे लगेगा। ये लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय क्या करना है 100 इज द फॉर्मूला। यहां पर सिर्फ ये फॉर्मूला लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझे फॉर्मूला कैसे यूज करना है। प्लस का मतलब होगा सिर्फ क्या, इंक्रीज। अगर इंक्रीज दिया है तो हर जगह पर क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अगर डिक्रीज दिया है तो माइनस, डिक्रीज दिया तो माइनस करना है। अगर मुझे लगा कि सर कहीं पर तो डिक्रीज दिया था तो मैं प्लस की जगह पर, जहां से यहां पर एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, इंक्रीज हो रहा है दोनों के दोनों, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय क्या 100, ये कर देंगे। अगर माइनस दे दिया, कहीं पर डिक्रीज दे दिया, तो मैं बस साइन लगा दूंगा यहाँ पर डिक्रीज का, और इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये मेथड बनाते समय छोटे मोटे कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जहां पर स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। कैसे गलती हो जाती है, बहुत बार तो ये फॉर्मूला भी गलती होगी स्टूडेंट की। प्लस इंटू प्लस भी कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, प्लस होता है। मैं एकदम बेसिक बेसिक से पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में मुझे नहीं चाहिए कि आप गलत कर दो वहां पर। आप बताओ प्लस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा आपका, माइनस होगा। और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, निगेटिव आ रहा है कि नहीं हो। ठीक है, अगर मैंने कहा कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा फिर प्लस होगा, तो ये सॉरी माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस। बाकी आप आसानी से सॉरी ये कंसेप्ट को बना सकते हो। ठीक है, अब मैंने कहा कि चलो ये अगर मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं तो मेरा आंसर कैसे आएगा। तो आप बताओ पहला वाला साइड, फर्स्ट वाली साइड कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, 30 इंक्रीज हुई कि नहीं, पहला वाला 30% से इंक्रीज हुआ। सेकंड वाली साइड कितने से इंक्रीज हो गई 20, तो 30 प्लस क्या लिखेंगे 20 प्लस, अब दोनों का कंबाइन क्या आना चाहिए 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना है 100, ऐसे आएगा। ये स्टेप समझ में आई सभी को। अब जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करते हो सबसे पहले इन दोनों को लिख दो। आप बताओ 20 प्लस 30 कितना 50, यहां पर 50 आ गया मेरा, ये 50 आया कि नहीं। 50 आने के बाद ये एक जीरो कैंसल, दो जीरो यहां से कैंसल, 3 इंटू टू कितना 6, तो 50 प्लस 6 कितना 56, तो वो कहेगा चेंज इन परसेंटेज 56%। तो ये है हमारी सेकंड मेथड। अगर मेरे पास नंबर ही ऐसे आ जाए 20 30 50 60, तो मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, बेस्ट मेथड है, जल्दी बन जाएगा। बस आपको प्लस माइनस हैंडल करना है। लेकिन एग्जामिनर इतना चालाक है कि वो ऐसा नंबर देगा ही नहीं, वो पॉइंट में देगा। तो पॉइंट में देगी कि मेथड नंबर थर्ड। मैं अभी 15 क्वेश्चन मैंने डिजाइन करके लाया हूं आपकी नोट्स के ऊपर। बस ये मेथड 3 समझ लो, आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। लॉजिक देखना है कब कौन सी मेथड इंप्लीमेंट करे। पहली मेथड कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करनी है, बट क्यों पढ़ाया था, बुक में किसी ने देखा और आपको पता चला कि ऐसी भी कोई नाम की मेथड है, इस वजह से बता रहा हूं। ये मेथड एग्जाम में वर्क करेगी, जल्दी भी बनेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में तीसरी मेथड, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलो ये लिखा सभी ने, टॉपिक देखिए अब हम। तीसरी मेथड क्या है, मैं मेथड क्या बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास ये सीधा नंबर है तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा, लेकिन नंबर पॉइंट में आ गए तो आप इससे नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या चेक करना है, पहला नंबर कितना परसेंट था 30%, सेकंड नंबर कितना परसेंट था 20%। ध्यान से देखिए, ये मेथड हर क्वेश्चन को, हर एग्जाम्पल को सॉल्व कर देगी, जो भी आप कोई भी बनाओ। 30% का मतलब फ्रैक्शन में कुछ पता है कि आपको 30% यानी फ्रैक्शन में कितना 6 अपॉन, नहीं यार 6 बड़ा हो जाएगा ना। ओके चलो, फ्रैक्शन में नहीं पता सर। परसेंटेज का मतलब क्या होगा 30 डिवाइड बाय कितना 100 ही होगा ना, इतना ही लिखेंगे, 30 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे। अगर 30 डिवाइड बाय 100 है तो जीरो से जीरो क्या कर सकते हैं, कैंसर। तो 30% का मतलब ही क्या हुआ 3 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे हुआ। अब उसी प्रकार से 20% को क्या लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर चार्ट पता है तो ये आप ओरली भी बता सकते हो। इसका मतलब क्या लिखा के दिया था मैंने चार्ट में 1 डिवाइडेड बाय 5, ये पता चला, यहां तक समझ में आए। अगर ये समझ में आए तो अब चार्ट को समझते हैं बनाते कैसे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे। इसका नंबर है 3 10, इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू है 10,
10 के ऊपर एक 3 नंबर बढ़ गया, 10 के ऊपर 3 नंबर क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब प्लस और डिक्रीज का मतलब माइनस। तो 10 के ऊपर कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, 3। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, हमारे पास 10 रुपए है और 10 रुपए में एक नंबर 3 नंबर अगर मैंने बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी होगी, 13। स्टेप समझ में आ रही, आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए में 3 नंबर बढ़ाओगे तो पैसे कितने आएंगे, 13। इंक्रीज था कि नहीं। इसमें देखिएगा, इसमें कितने नंबर है हमारे पास, 5, और कितना इंक्रीज कह रहा है, 1। तो हमारे पास तो 5 रुपीज है और 5 में अगर मैं एक नंबर बढ़ाऊंगा, एक नंबर बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा, 6। यहां तक स्टेप समझ में। अब आप चेक करना कि अब हमारे पास जो साइड है वो दो प्रकार की साइड आ गई, टू साइड है आपकी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में अगर कोई नंबर्स कॉमन दिखे तो उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, कैंसिल कर सकता है। अब बताओ, लेफ्ट में क्या नंबर है हमारे पास, 10 और 5, राइट में क्या है, 13 और 6। कोई कॉमन है डिवाइड होने लायक, होगा ना यार, कुछ ना कुछ तो होगा। कौन सा नंबर है, 6 और 5, हाँ 10 और 6 को डिवाइड होगा, किससे कर सकते हैं 10 और 6 को डिवाइड, 2 से तो कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया ये कितना बनेगा, 3। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये कितना बनेगा, 5 बनेगा कि नहीं। 5 इंटू 5 कितना, 25, ये आएगा 5 इंटू 5 25। अब मल्टीप्लाई, सेम साइड का मल्टीप्लाई, इस साइड में चेक करेंगे, 13 इंटू 3 कितना, 39, तो ये आएगा 39। अब बात समझ लो, इसका मीनिंग क्या हुआ। यही मेथड मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह पर पढ़ाऊंगा, बस लैंग्वेज सिर्फ चेंज होगा, लैंग्वेज सिर्फ चेंज। आपके पास 25 रुपीज है, उसके कितने बन गए, 39। कितने बड़े डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, 14। 25 की वैल्यू 39 अगर हो जाती है तो कितने बढ़ गए यार, 14 बढ़ा, 14 ही तो इंक्रीज हुआ। 14 ये नंबर किसके ऊपर इंक्रीज हुआ, 25 के ऊपर। तो कितना परसेंटेज आएगा, तो परसेंटेज आएगा 14 डिवाइडेड बाय कितना, 25 इंटू क्या करेंगे, 100। स्टेप समझ में आ रही कि नहीं, दोबारा समझे। क्या बताया मैंने कि अगर मेरे पास 25 रुपीज है, वो 39 बने तो 14 रुपीज बढ़ गए। ये 14 किसके ऊपर बने, 25 के ऊपर, इनिशियली 25 ना, और इंटू जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो आप मल्टीप्लाई करते समय देखो, 25 1 जार 25 कितना है, 4 जार, और 14 इंटू 4 कितना, 56। तो जो आपका परसेंटेज आएगा वो आएगा 56। ठीक है, फिर आप कहोगे सर ये कितनी डिफिकल्ट है, उससे अच्छा तो वो पहली वाली मेथड थी। मैं भी मानता हूँ पहली वाली मेथड है, फॉर्मूला वाली। पॉइंट में आ गया ना, फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। पॉइंट में 16.66%, 14.28%, वो मल्टीप्लाई करने में चक्कर में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर 16.66% का फ्रैक्शन नंबर पता है कितना होता है, 1/6, तो ये आसान बन जाएगा। ठीक है, देखो इस वजह से आपको पीडीएफ से सॉल्व करवाता हूं। अब हम लोग नोट्स स्टार्ट करते हैं, ये नोट डाउन कीजिए।